जय हिंद और नमस्कार अभ्यर्थी मित्रों। मैं ध्रुव जानी आप सबका स्वागत करता हूं ग्रोथ माउंट यूपीएससी की साप्ताहिक विशेष श्रृंखला में, जो मात्र और मात्र कानून के अभ्यास को समर्पित है। आज 23वां उपाख्यान है और एक और कानून के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको मालूम है कि जिस बुक को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जिस बुक का, वो दरअसल 12 विभागों में विभाजित है। उसमें से आज चौथे विभाग का आखिरी कानून देखना है। चौथा विभाग महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित था। 5 कानून हमें देखने थे, 4 हमने देख लिए। आज 5वां कानून है, मुस्लिम वुमेन के ऊपर ही कानून है। इससे पहले का जो उपाख्यान था, यानी कि 22वां उपाख्यान, उसमें हमने मुस्लिम महिलाओं का संरक्षण, उसका रक्षण विवाह से देखा था। आज हमें विवाह विच्छेद से, यानी कि डाइवोर्स से देखना है। सारी चीज़ों को समझेंगे, कैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ और सीआरपीसी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो समझेंगे, और इस कानून की जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो महत्वता है, जो टीका है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सेम मोडस ऑपरेंडी से जाएंगे, पूर्व भूमिका देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका जो बैकग्राउंड है वो तपासेंगे। मुख्य प्रावधान जो कि इस कानून के तहत अमली हुए हैं उसको देखेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ा वो देखेंगे, और साथ ही में अगर इसकी टीका है, अगर इसका कोई महत्व है तो उसको भी समझने का, देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे बैकग्राउंड से। देखिए, ब्रिटिश काल में भारत में मुस्लिम महिलाओं के लिए, उनके संरक्षण के लिए कोई ढांचा जो है वो तैयार नहीं था। प्लस मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, जिसे शरीयत कहते हैं या कहा जाता है शरीयत, ये ऐसा एक पर्सनल लॉ है जो कि भारत में मात्र और मात्र मुस्लिमों के लिए ही है, उनके ऊपर ही अमल होता है। होने के लिए तो हिंदू पर्सनल लॉ भी है, ईसाई पर्सनल लॉ भी है, मगर उनका एप्लीकेशन जो है वो यहाँ नहीं होता। मुस्लिम सिवाय के जो अन्य, जो भारत की जनसंख्या के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, वे सब लोग समान नागरिक गिने जाएंगे और उन पर आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं अमली होगी। मगर यहाँ मुस्लिम, यानी कि इस्लाम में या इस्लामी के ऊपर कुछ सीआरपीसी और आईपीसी के कुछ प्रावधान यहाँ लागू नहीं होते। उनके ऊपर वो होता है लागू शरीयत का, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का। भारत में उसका एक एप्लीकेशन एक्ट भी है 1937 का, जिसके तहत कुछ एक ऐसे ट्रेडिशंस, कुछ एक ऐसे कस्टम्स को, यानी कि परंपराओं को छूट दे रखी है, जो परंपरा अपने आप में किसी भी भारतीय नागरिक के जो है फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती हो, उनका हनन करती हो। यहाँ मुस्लिम महिलाओं विरुद्ध बहुत ही अत्याचार हुए। उन्होंने बहुत ही यातनाएं, प्रताड़नाएं सहन की, क्योंकि अपने हस्बैंड जो है वे उनको ट्रिपल तलाक देकर मेंटेनेंस भी नहीं देते थे। ठीक है, तो बहुत ही जो है अन्याय का सामना किया है मुस्लिम महिलाओं ने। तो उनके रक्षण के लिए कोई कानून नहीं था। जो अन्याय महिलाओं के द्वारा होता था वो मुस्लिम पुरुषों के द्वारा होता था, मुस्लिम पतियों के द्वारा होता था। उन पतियों को शरीयत लॉ के तहत ऐसे कुछ रक्षण प्राप्त थे, उनको जो है संरक्षण प्राप्त थे कि वे किसी भी व्यक्ति का मूलभूत अधिकार हनन कर सकते हो, जैसे वे अपनी पत्नियों का करते आए थे। और इसीलिए मुस्लिम महिलाएं जो थे ये पीड़ित थी। तो इसको दूर करने के लिए और महिलाओं को एक मेंटेनेंस की, एक लीगल संरक्षण प्रदान करने के लिए, एक कानूनी रक्षण प्रदान करने के लिए यह कानून को अप्लाई किया गया था। राजीव गांधी के समय यह कानून अप्लाई हुआ था, जब वे प्रधानमंत्री थे। तो उन्हीं की पार्लियामेंट ने, उन्हीं के कैबिनेट ने और उन्हीं की पार्लियामेंट ने यह पूरा जो कानून है वो पारित करवाया था, लागू करवाया था। मगर बाद में बहुत ही जो है एक प्रकार से विरोध हुआ। मुस्लिमों को लगने लगा कि उनके धर्म का जो है वो बहिष्कार हो रहा है, उनके धर्म के ऊपर आक्रमण हो रहा है, उनके कस्टम्स व ट्रेडिशंस के ऊपर आक्रमण हो रहा है। तो भारत के प्रति कोने से इसके विरुद्ध जो है वो आवाज़ उठी थी। मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी आगे जाके 2001 में एक जजमेंट देते हुए, एक फैसला देते हुए, एक जो है महत्वपूर्ण केस का, महत्वपूर्ण मामले का, उन्होंने भी कह दिया कि यह लॉ अच्छा है, यह लॉ रहना चाहिए, इसमें किसी भी नागरिक का कोई मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। ठीक है, मगर अगर लेख को देखें, लेख को करीब से देखें, उसे करीब से जाने, तो हमें मालूम पड़ेगा कि इसके जो प्रावधान है वे अभी भी इनफ नहीं है।
महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को अभी भी जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जो है उनको रक्षण प्रतिरक्षण मिलना चाहिए, वो अभी भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ उनको भी देखेंगे, उस पूरे दृष्टिकोण को भी देखेंगे और लेख में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ये बात रही बैकग्राउंड की। तो ऐसे इस ट्रेडिशन को, इस कस्टम को अटकाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए यह कानून लाया गया था, ताकि मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें जो डाइवोर्स दिया जा रहा है और तलाक बिदत के द्वारा दिया जा रहा है, यानी कि 3 बार तलाक बोल के, ठीक है, तो उसके बाद उसे मेंटेनेंस भी पे नहीं किया जाता। और जो मुस्लिम महिलाएं हैं वे दरअसल उनको जो जीवन बसर करने में मुश्किल उत्पन्न होती है। तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए यह कानून 1985 में लाया गया था। अब अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो 2 महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य है। सबसे प्रथम, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन डाइवोर्स्ड फ्रॉम द हस्बैंड। ऐसी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का रक्षण, हितों का रक्षण, जिनको अपने पति से तलाक मिला हो, जिनको अपने पति से डाइवोर्स मिला हो। टू ग्रांट मेंटेनेंस राइट टू मुस्लिम विज़ मुस्लिम पर्सनल लॉ। मेंटेनेंस राइट, गुजारा भत्ता जिसे कह सकते हैं, गुजारा भत्ता, ठीक है, ये किसी भी पति को देना ही पड़ता है। अगर अपनी पत्नी को उसने डाइवोर्स दिया है और उसकी पत्नी जो है वो रीमेरिड नहीं है, उसने पुनः विवाह नहीं किया, तो ऐसे मामलों में सारे भारतीय जो पुरुष है उनको यहाँ गुजारा भत्ता देना ही होता है। मगर मुस्लिमों के ऊपर सीआरपीसी की कुछ एक कलमें जो है वो लागू नहीं होती, मुस्लिम पर्सनल लॉ की कलमें यानी कि शरीयत की कलमें लागू होती है। तो उनको आज दिन तक ये मेंटेनेंस जो है वो देना नहीं पड़ता था, वो देने के लिए बंधे नहीं थे। मगर इस कानून ने उनको भी जो है दायरे में लिया, उनके ऊपर भी इसका अमलीकरण होना शुरू हुआ। सीआरपीसी की 125 टू 128 जो आर्टिकल्स है वे मेंटेनेंस की बात करती है। मेंटेनेंस ऑफ वुमेन फ्रॉम हर हस्बैंड और रिलेटिव और चिल्ड्रन और एनीथिंग, ये आज दिन तक इनके ऊपर लागू नहीं थी। तो इसका एक उद्देश्य ये भी था कि सीआरपीसी की कुछ एक कलमें जो कि पूरे भारत के पुरुषों के ऊपर लागू है, वो यहाँ इस्लामी पुरुषों के ऊपर भी लागू हो, ताकि वे मेंटेनेंस देने के लिए बंध जाए, दे बाइड बाय लॉ। अब आगे देखें तो महत्वपूर्ण प्रावधान देखने हैं। वैसे तो वो बहुत ही छोटा सा एक्ट है, अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे इसका नाम तो भी आपको इसकी ओरिजिनल कॉपी मिल जाएगी। 4 पन्नों का यह बहुत ही छोटा सा एक्ट है, मगर बहुत ही इफेक्टिव है और मुस्लिम महिलाओं के लिए अच्छा है, उनकी रक्षा करता यह कानून है। तो देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इद्दत पीरियड। तो समझना है कि यह इद्दत पीरियड क्या है। यह टर्म यहाँ यह कानून में लाई गई है। फॉर अ डाइवोर्स्ड वुमन दिस पीरियड मीन्स इफ शी इज मेंस्ट्रुएटिंग देन 3 कोर्सेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन आफ्टर डाइवोर्स। कि अगर कोई महिला अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही है, यानी कि अब तक मेनोपॉज तक नहीं पहुंची है, तो 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल आफ्टर दैट डिवोर्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप बताएं तो 3 महीने। इफ शी इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग, यानी कि इफ शी हैज बीन रीच्ड टू मेनोपॉज देन 3 लूनार मंथ्स आफ्टर डाइवोर्स। इफ शी इज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स देन द पीरियड बिटवीन डिलीवरी ऑफ टर्मिनेशन, यानी कि जब प्रेगनेंसी खत्म हुई और डाइवोर्स के बीच का समय, ठीक है, तो यह समय इद्दत पीरियड कहा जाता है। और कहा जाता है कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं को इस समय दरमियान मेंटेनेंस जो है उसकी गारंटी देता है। मगर यहाँ ये एक बात देखनी है, बियॉन्ड इद्दत पीरियड का क्या। अगर महिला ने पुनः विवाह नहीं किया तो उसका गुजारा भत्ता कैसे होगा, कौन देगा। तो ये एक उसकी यह कानून का एक डिमेरिट है जो हम लोग आगे क्रिटिसिज्म में चर्चा करने वाले हैं। तो ये बात रही इद्दत पीरियड की। अब महर और अदर प्रॉपर्टीज टू बी गिवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाइवोर्स। देखिए, महर यानी कि एक फारसी टर्म है जो कि पैसे या कोई भी ऐसी फिजिकल चीज प्रॉपर्टी हो उसको कैलकुलेट किया जाता है जो
महिला को दी जाती है एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स फ्रॉम हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स। देखेंगे, द डाइवोर्स वुमेन मुस्लिम इज एलिजिबल फॉर ए रीजनेबल फेयर मेंटेनेंस टू बी पेड बाय ए फॉर्मर हस्बैंड विद इन द इद्दत पीरियड, यानी कि विद इन 3 months। Reasonable and fair maintenance to be paid for her children born before or after divorce and maintained by herself for 2 years from the respective date of birth of children। Yes, तो यहाँ बच्चे के लिए भी गुजरा भत्ता मिल सकता है, उसका भी प्रावधान है। An amount to mahar or dower decided to be paid at any time during or after the marriage। जब मैरिज होता है तब भी तय किया जाता है कि जब तलाक की परिस्थिति आएगी तो महर जो है वो कितना दिया जाएगा। इन सम केसेस इट इज प्री डिटरमाइंड। और आखिरी, द प्रॉपर्टी इज गिवन टू हर बिफोर और एट द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर मैरिज बाय हस्बैंड, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो इसे महर कहते हैं। दूसरी भाषा में इसे स्त्रीधन कहते हैं या पुत्री धन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो जिसके ऊपर महिला का हक है अगर तलाक हो जाए, अगर डाइवोर्स हो जाए तो, जिसे महर कहा जाता है। When mahar is not paid, when mahar or dower has not been paid by the husband in reasonable amount of time, then the divorced woman can file an application to the magistrate for the order of payment of such maintenance. The magistrate is satisfied that the husband has failed to make such maintenance to the woman and their children, even he had sufficient means to do so। ठीक है, अगर व्याजबी समय में अगर पुरुष ने महर अपनी पत्नी को नहीं दिया डाइवोर्स के बाद, तो इन दैट केस पत्नी जो है वो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, कंप्लेन कर सकती है। और अगर मजिस्ट्रेट को भी लगे कि यस, पति के पास सफिशिएंट रिसोर्स थे, इकोनॉमिक बैकअप था, फिर भी उन्होंने महर नहीं दिया, देन महर और डोवर और प्रॉपर्टी which the wife is entitled to is not delivered to the divorced woman, then the magistrate may determine and order to pay reasonable and fair amount। The magistrate shall try to dispose the application within 1 month of the filing। Yes, तो अगर मैजिस्ट्रेट संतुष्ट ना हो, अगर मैजिस्ट्रेट को मालूम पड़ जाए कि ये तो दे सकता है मगर फिर भी नहीं दिया, तो इन दैट केस he or she can order the husband to pay the sum। दूसरी बात, मैजिस्ट्रेट जो है वो इस मामले को सुलझाने के लिए या सुलझाने की 1 महीने में ही कोशिश करेगा, मगर फिर भी अगर मैजिस्ट्रेट को लगे कि ये पेचीदा मामला है, दोनों पक्षों का जो है सुनना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, परिस्थिति को समझना पड़ेगा, तो वो टर्म जो है वो एक्सपायर कर सकते हैं, वो मैजिस्ट्रेट के हाथ में ही है। आगे देखें, इफ अ पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। अब अगर एक बार मैजिस्ट्रेट ने सम जो अमाउंट है महर की या दोवर की, वो एक बार ऑर्डर कर दिया, आदेश कर दिए हस्बैंड को, मगर फिर भी हस्बैंड जो है वो उन आदेशों के साथ कंप्लाई नहीं करता है, उन आदेशों का पालन नहीं करता है, तो देन द मैजिस्ट्रेट में इश्यू ए वारंट टू लेवी मेंटेनेंस इन द सेम मैनर एज टू लेवी द फाइन अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यस, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत पेनल्टी लगी जाती है, उस तरह मैजिस्ट्रेट जो है वो हस्बैंड से मेंटेनेंस की रकम ले सकते हैं। और अगर ऐसा लगे मैजिस्ट्रेट को, तो वे 1 साल तक उसे कैद की सजा भी दे सकते हैं उस हस्बैंड को जिसने मैजिस्ट्रेट के पेमेंट ऑर्डर्स को जो है डिसरिस्पेक्ट दी हो, उसे आप कह लीजिए कि एक प्रकार से उसे माना ना हो, तो ऐसे मामलों में यहाँ मैजिस्ट्रेट ऐसे कदम उठा सकते हैं। फिर आगे देखें, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस payment of maintenance। In such circumstances, when the magistrate is satisfied that the divorced woman to maintain herself after iddat period and has not remarried, the magistrate may direct a relative who would inherit her property after her death to pay such maintenance as decided by the magistrate। Yes, अगर मैजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाए महिला की परिस्थिति से, देखे कि महिला जो है वो अपनी जिंदगी जो है वो आगे नहीं गुजर सकती या बहुत ही मुश्किल है आर्थिक संसाधनों के बिना, और महिला ने पुनः विवाह नहीं की है, तो इन दैट केस मैजिस्ट्रेट कुड डायरेक्ट हर रिलेटिव्स कि जो अपनी मिल्कत इस महिला को अपने मृत्यु के बाद देने वाले हैं, उन संबंधियों को मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा और कहेगा कि आपको इसे गुजारा भत्ता थोड़ा देना चाहिए। यहाँ 2-3 कंडीशन है। रिलेटिव्स साथी में अगर बच्चे बड़े हो गए हो, तो मैजिस्ट्रेट कुड डायरेक्ट सन to pay the amount
टू पे द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस टू हर मदर, ठीक है। और जब फेल हो जाए, रिलेटिव्स भी फेल हो जाए, वो भी दे ना सके, क्योंकि उसके पास भी अगर कम संसाधन है तो वे भी पे नहीं कर सकते, बच्चे भी पे नहीं कर सकते अगर, तो मजिस्ट्रेट कैन रिक्वेस्ट स्टेट वक्फ बोर्ड। स्टेट वक्फ बोर्ड को इनकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और वहाँ से मेंटेनेंस जो है वो देना चाहिए। ऐसी यहाँ व्यवस्था इस कानून ने करी है। देखते हैं द नीड्स ऑफ ए डाइवोर्स वुमेन, ये सारी चीजें हैं जो कैलकुलेट करके मेंटेनेंस की जो अमाउंट है वो तय की जाती है। In such case, a divorced woman is children, then magistrate shall direct such children to pay the maintenance. In case children are unable to pay maintenance, then the magistrate may direct the parents of such divorced woman to pay it. फिर आगे देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट वक्फ बोर्ड, जिसका जिक्र मैंने किया कि अगर सब फेल हो जाए, सब रिलेटिव्स फेल हो जाए, हस्बैंड फेल हो जाए सबसे पहले पैसे देने में, उसके रिलेटिव्स फेल हो जाए, बच्चे फेल हो जाए, ठीक है, देन स्टेट वक्फ बोर्ड जो है उसकी जिम्मेदारी आएगी। इन केस ऑफ डाइवोर्स्ड वुमेन हैज नो सच रिलेटिव और हर रिलेटिव हैव नो मींस टू पे द मेंटेनेंस, देन द मजिस्ट्रेट में होल्ड द स्टेट वक्फ बोर्ड व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर वक्फ एक्ट 1954 रिस्पॉन्सिबल टू पे मेंटेनेंस टू सच वुमेन और पे ए शेयर ऑफ सच रिलेटिव्स हु आर अनेबल टू पे द मेंटेनेंस। तो यहाँ स्टेट वक्फ बोर्ड को मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है एक प्रकार से आदेश किया जाएगा कि आप अब इसकी जिम्मेदारी संभालें। ऑप्शन टू बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इफ अ वुमन एंड हर फॉर्मर हस्बैंड ऑन फर्स्ट हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन डिक्लेयर थ्रू एफिडेविट और एनी अदर रिटन डॉक्यूमेंट टू बी गवर्न्ड बाय सेक्शन 125 टू 128 ऑफ द कोड। देखिए यहाँ एक प्रकार का ऑप्शन है, मात्र और मात्र इस्लामियों के लिए है, मगर अगर यही झगड़ा नॉन इस्लामिक किसी भी ज्ञाति का हो तो यहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ही अमली होती है। यहाँ मेंटेनेंस फॉर चिल्ड्रंस, मेंटेनेंस फॉर द पेरेंट्स टू, ये सारी चीज़ें यहाँ कैलकुलेट होती है। मगर मुस्लिम है तो उसे एक प्रकार से ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपको इस कानून के साथ कंप्लाई होना है, इस प्रावधान के साथ कंप्लाई होना है, देन यू कैन बी, अदरवाइज आपके ऊपर वो लागू नहीं होगी, आपकी अनुमति के बिना आपके ऊपर लागू नहीं होगी। दैट इज व्हाट इट ट्राइज टू टेल अस। तो यही चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ देखनी थी इस कानून में। अब हमें क्रिटिसिज्म और इम्पोर्टेंस के ऊपर थोड़ा ध्यान गौर करना है। देखिए क्रिटिसिज्म इसका एक बहुत ही बड़ा है और ये क्रिटिसिज्म यही है कि सबसे प्रथम तो जो विशेषज्ञों के द्वारा इसका मूल्यांकन हुआ है वो कहते हैं कि ये कानून दरअसल बहुत ही बेसरकारक है। इसका प्रथम रीज़न है कि जो मेंटेनेंस या महर की बात है, ये महर मात्र और मात्र इद्दत पीरियड तक ही सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने अहमद खान वर्सेस साहबानो का जो फेमस केस हुआ उसमें साफ तौर से कहा था कि मेंटेनेंस महर शुड बी बियॉन्ड इद्दत पीरियड, मगर यहाँ यह कानून के द्वारा ऐसा ही कहा गया है कि महर जो है वो मात्र और मात्र इद्दत पीरियड के लिए ही दी जानी चाहिए और ये इद्दत पीरियड हमें मालूम है कि अप्रोक्सीमेटली 3 महीने का होता है। उसके ऊपर इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर महिला पुनः विवाह ना करे तो भी कोई व्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिलती। ये इसका पहला क्रिटिसिज्म है या कह लीजिए डीमेरिट है। दूसरा इसका डीमेरिट ये है कि हमने देखा कि सीआरपीसी की जो सेक्शंस है 125 टू 128 मुसलमानों को यह चूज करने का ऑप्शन मिलेगा कि अगर वे इसके साथ जाना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू इट जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मगर यहां दोनों पक्षों की सहमति चाहिए, 2 पार्टीज। इट इज नॉट पॉसिबल विथ 1 पार्टी। ठीक है, अगर महिला बोले कि मैं इसके साथ जाना चाहती हूं और पुरुष या उसका पति जो है वो सहमत नहीं है तो यहाँ दे कुड नॉट कंप्लाई विद द नॉर्म्स या विद द आर्टिकल्स ऑफ सीआरपीसी विच आर फ्रॉम 125 टू 128। तो ये इसकी दूसरी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है जो कि हमें यहाँ देखनी है, ये हमने देखी। और यह कानून दरअसल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को ही नलीफाई करने के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का उस जजमेंट अहमद खान वर्सेस साहबानो के बहुत ही सुप्रसिद्ध मामले में, जो कि
वर्ष 1985 में आया था। उसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी मुस्लिम महिला है वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड है। कोई भी मुस्लिम महिला है इरिलेटिव ऑफ द टाइम ऑफ डाइवोर्स वे मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड है, उसे मेंटेनेंस मिलना ही चाहिए। तो पूरे भारत भर में से विरोध होने लगा, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया। तो यही विरोध को शांत करने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने ये कानून लाया, जिसमें बहुत ही कम ऐसी प्रावधान की गई जिससे मुस्लिम पुरुषों को तकलीफ हो। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ देखनी थी। ये बात रही क्रिटिसिज्म की। इम्पोर्टेंस मात्र एक ही है कि इसने अन्याय को उन्मूलन करने की दिशा में, अन्याय को उखाड़ फेंकने की दिशा में एक सराहना कामगिरी करी है। यह दिशा जो है वो थोड़ी स्पष्ट बनाई है और आगे चलकर काफ़ी स्कोप है, काफ़ी अवकाश है इस दिशा में काम करने का, मुस्लिम महिलाओं के अत्याचारों को, उसके ऊपर होते अन्यायों को रोकने का। तो इसका एक ही इम्पोर्टेंस है, अन्याय रोकने की दिशा में अहम कदम। जैसे हमने देखा कि अभी थोड़ा कम असरकारक है, मगर फिर भी जितना भी असरकारक है, एक बार उनको यानी कि मुस्लिम पुरुषों को एक बार मेंटेनेंस के इस चक्रव्यूह में आना तो पड़ा ही, वो इस कानून की मदद से है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें इस कानून में देखनी थी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। साथ ही में आप इस पूरी सीरीज को भी देख सकते हैं, जिनमें अलग अलग कानूनों के ऊपर चर्चा की है। प्लस वी आर प्लानिंग ए सीरीज ऑन इम्पोर्टेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन। तो वो भी एक बहुत ही अच्छी, इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। आई होप आपको पसंद आएगी। और अगर आप सामान्य अध्ययन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ग्रोथ मोड यूपीएससी के साथ आज ही जुड़े, आज ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को भी लाइक कीजिए, ताकि हमारी और हमारी टीम की जो मेहनत है वो सब तक पहुँचे। प्लस अगर आप सीरियस छात्र हैं तो एडिटोरियल्स भी पढ़ना शुरू कीजिए। एडिटोरियल्स का जो अध्ययन है, उसका विश्लेषण है, वो देखना शुरू कीजिए। ग्रोथ माउंट यूपीएससी प्रतिदिन एडिटोरियल्स के ऊपर चर्चा करता है और बहुत ही जो महत्वपूर्ण माहितियाँ होती है, जो परीक्षा संबंधी होती है, सनदी सेवा मानिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ, उसके ऊपर यहाँ चर्चा होती है। तो आप उसका भी लाभ लीजिए। हम लोग मिलेंगे अगले सप्ताह अगले एक महत्वपूर्ण कानून वो उसके विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।